चलिए ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर लेने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशनल, है ना। ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। और देखते हैं ये ग्रेविटेशन होता क्या है। आइए फिर फटाफट बिना लेट किए हुए देखिएगा। ये जो ग्रेविटेशन होता है, ये चीज़ होता है ग्रेविटी, है ना। ये होता है अर्थ की ग्रेविटी, है ना। ये क्या होता है? अर्थ की ग्रेविटी होता है आपका। जैसे कैसे? देखो भैया, यहाँ पर ऐसे इंसर्ट आप समझो, एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट। आप कहोगे कहाँ की ऑब्जेक्ट? तो जो भी यूनिवर्स में है, यानी कि इन द, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में, मतलब ब्रह्मांड की हर ऑब्जेक्ट क्या करती है? पहला, ये करती है अट्रैक्ट्स। क्या करती है? अट्रैक्ट्स, मतलब आकर्षित करती है। किसको आकर्षित करती है? एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब किसी हर दूसरी ऑब्जेक्ट को। एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी क्या करती हैं? अट्रैक्ट। इस पर आपको ध्यान देना। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करती हैं एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। क्लियर है ना। लेकिन कैसे आकर्षित करती हैं भाई? किसी ना किसी बल के द्वारा तो आकर्षित करती होंगी। तो यहाँ पर विद आ फोर्स, विद आ फोर्स, मतलब एक फोर्स के साथ, विद आ फोर्स। क्लियर? एक जिस भी फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट करती हैं, यानी अट्रैक्ट करती हैं। इतना समझ में आया? देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट, हर वो वस्तु इन द यूनिवर्स में हर वस्तु अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर दूसरी ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं? खींचती हैं एक दूसरे को। बी द फोर्स, जिस फोर्स के द्वारा वो हर दूसरी ऑब्जेक्ट को खींचती हैं। क्लियर है ना। जिस फोर्स के द्वारा वो हर दूसरी ऑब्जेक्ट को खींचती हैं, वो फोर्स, मतलब कौन सा फोर्स? जिस फोर्स के द्वारा, जैसे क्या है, सारी वस्तुएं, किसी भी वस्तु को अगर ऊपर फेंका जाए तो वस्तुएं कहाँ पर आकर गिरती हैं? नीचे ही गिरती हैं, है ना। मतलब अर्थ भाई एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट जो हम फेंक रहे हैं तो खींच रहे हैं ना एक दूसरे को। तो जिस फोर्स के द्वारा खींचती हैं वो फोर्स। क्लियर? वो फोर्स किसके इक्वल होता है? देखिएगा, अभी देखिएगा। जिस फोर्स के द्वारा खींचती हैं वो जो होता है वो फोर्स, व्हिच का मतलब समझ रहे हैं ना। जो मतलब जो फोर्सें, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को खींचती हैं, वो क्या होती हैं? इज प्रपोर्शनल। यहाँ समझिएगा, वो क्या होती हैं? प्रपोर्शनल होती हैं। प्रपोर्शनल, PROPOR, है ना, TIONAL। वो क्या होती हैं? प्रपोर्शनल होती है। क्लियर? लेकिन अब प्रपोर्शनल होती हैं, कैसे प्रपोर्शनल होती हैं? किसके प्रपोर्शनल होती हैं? टू द, समझेगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, अरे सॉरी भाई, ये लाइन गलती से खींच गई। जैसे देखिएगा, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है ना। मान लीजिए इसका मास m1 है, ठीक। और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, मान लीजिए इसका मास क्या है? m2 है। इसका मास क्या है? m2 है। यहाँ पर एक लाइन है। तो ये देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ब्रह्मांड में हर वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, है ना। व्हिच इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो कि उनके मास के, मतलब वो बल जो है, जिस बल के द्वारा खींचती हैं वो प्रपोर्शनल होती। किसके? प्रोडक्ट के, उनके मास के। मतलब m1 इंटू m2। समझ रहे हैं ना आप लोग? m1 इंटू m2, समझे कि नहीं? जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहा है तो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर ना। आप एग्जांपल ले लीजिए चुंबक, है ना। चुंबक, अगर दोनों चुंबक क्या होगा? बराबर का होगा एकदम। अच्छा, मतलब दोनों चुंबक एक ही साइज का, एक ही वेट का है तो क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं खींच पाएगा। नहीं समझे भाई? एक भारी है
और एक हल्का है, एक हल्का है, तो दोनों एक समान दूर से ऐसे जाएगा। लेकिन अगर एक हल्का होगा एकदम छोटा सा, एक भारी होगा, तो हल्का वाला कहाँ है, हाँ खींच जाएगा, है ना। वैसे आप देखो, ऐसे समझ लो अर्थ आपकी पूरी पृथ्वी एक बड़ा सा चुंबक है, ऐसे समझ लेते हैं। और इस पर जैसे हम कोई चीज ऊपर फेंके तो ये क्या करता है, नीचे खींच लेती। सब लोग कहते हैं पृथ्वी जो है सांप के फंड पर टिकी है ना, बैलों के सींग पर टिकी है। ये सब कुछ नहीं, पृथ्वी जो है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से टिकी है ना। मतलब अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, क्लियर। और नीचे जो है, नीचे पानी है ना, वहाँ नीचे से ग्रेविटेशन, तो पृथ्वी बीच में टिकी, क्लियर है ना। तो ये पहली कंडीशन समझिए, हुई चीज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। बताते हैं आर्क पे टिकी है सर, वो ये सब अभी उसे भी बता रहे हैं। इधर देखिए, F इज इक्वल टू M1 इंटू M2, इतना समझ में आया ना, M1 इंटू M2। और ये तो पहली कंडीशन होगी, उनके मास के प्रोडक्ट के क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब यही है, अगर ये मास इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम लगेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और देखिएगा, ये तो पहली कंडीशन होगी, है ना, ये तो पहली कंडीशन होगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है ना, इनके बीच की दूरी के क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये फोर्स जो हैं इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, मतलब दूरी के स्क्वायर के इनवर्स, इनवर्स मतलब अपोजिट, दूरी के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ना। दूरी के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। अब यहाँ देखिए, जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 और अपान यहाँ पर R स्क्वायर, ये हो जाएगा ओवरऑल हमारा, ये चीज़ मिलेगा। इतना समझे ना। अभी इसको फिर से समझा देंगे, बहुत अच्छे से, परेशान मत होइए। अब देखिए, जब इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व आप करोगे, जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखिए जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो किसी ना किसी कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पर जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर जी कांस्टेंट लगेगा, है ना, जी क्या लगेगा। हाँ, अब ये चीज़ आपको याद रखना है, प्रोपोर्शनल का साइन कभी भी हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब फिक्स टर्म, यानी कि इसका कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स हो। और इसका वैल्यू फिक्स होता है, कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, GRAVITIONAL, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। सर आप पेन ले लीजिए, इसी की ना 30 रुपीज़ की आती है भाई, वो अलग है, उसके लिए बोर्ड अभी से, उसके लिए बाद में, इसी के लिए चलो बाद में बताना, और स्टैंड भी रहता है। इतना समझे। अभी पहले ग्रेव यहाँ पर, यहाँ ये देखिए, नहीं समझ पा रहे हाँ? हैं, ये प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, जैसे देखो F प्रोपोर्शनल, मान लो यहाँ पर हम कर दें, ये जो, सुनो भाई रुको, तो मान लो हम कह दें यहाँ प्रोडक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल रुपीज, इसका मतलब अगर रुपया अधिक तो सामान भी अधिक, रुपया कम तो सामान भी कम, ये होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में उल्टा होता है कि रुपया अधिक तो सामान कम, है ना, रुपया कम तो सामान ज़्यादा, ये चीज़। तो ये डायरेक्ट की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट है कि नहीं। और सुनो यहाँ देखो, वैसे डायरेक्ट में इसी का हाँ, अरे भाई दूसरा कंडीशन ये तो था, ये था 1/r²। अगर दो वस्तु के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, फोर्स भी तो कम लगेगा, दूरी जितना ज़्यादा उतना ही बल कम, और दूरी जितने कम उतने बल ज़्यादा। ये इनवर्स का मतलब क्या, उल्टा। इनवर्स का मतलब, अब ये देखो, इसी को कहते हैं, अगर 1/, ये इसके साथ में आ जाए,
यानी कि प्रोपोर्शनल फिर 1 उसके बाद आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब तुम कहोगे तो कांस्टेंट का मान फिक्स होता है? हाँ, मान फिक्स होता है और इसका मान होता है, क्या होता है? इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब तुम लोग कहोगे ये कहाँ से आया, है ना। ये इसका यूनिट होता है। देखो कहाँ से आया, इतना समझे यहाँ तक। इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए ये चीज़ आपका हो गया है ना। जब आप यहाँ पर जी का मान निकालेंगे तो एफ क्या होगा? जब आप जी का मान निकालेंगे, अभी इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस पे कुछ अभी सारा परेशान मत हो यार। देखो एफ कांस्टेंट का साइन हटा तो क्या लगा? ग्रेविटेशनल लगा। इंटू क्या हो गया? m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर हो गया ना। अब जब हम जी का मान निकालेंगे, जब जी का मान निकालेंगे तो क्या होगा? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब जी का मान निकालेंगे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2r से। हाँ, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर। और ये जो m1 m2 है ये कहाँ चला जाएगा? नीचे हो जाएगा, m1 इंटू m2। अब इसकी यूनिट की बात किया जाए, यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगा? तो एफ का यूनिट न्यूटन और आर मतलब दूरी, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो मीटर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर स्क्वायर। हाँ। और अपान, यहाँ देखो m1 1 किलोग्राम हो गया, m2 किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा ना। m1 1 किलोग्राम। देखो ये m1 का मतलब हुआ मास, पहले ऑब्जेक्ट का मास। तो मास का यूनिट, मास किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। तो यहाँ किलोग्राम हो गया, यहाँ किलोग्राम हो गया, तो किलोग्राम स्क्वायर होगा कि नहीं? तो यहाँ पर यही तो यूनिट था। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब 1 मिनट, आप आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो बिल्कुल अभी बता रहे हैं, रुको। इतना समझे कि नहीं? जैसे अब हम थोड़ा आपको 1 मिनट इसको इरेज करते हैं और आपको अब दिखाते हैं। जैसे देखिए 1 मिनट भाई, ये जैसे देखिए यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये चीज है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो इसमें क्या है? देखो कहा गया एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे वस्तु को खींचती है जिस बल के द्वारा, एक बल के द्वारा, which is proportional to the product of their masses, जो उनके मास के प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये इनके जो है ये चीज़ है ना, ये मान लो m1 है, ये मान लो क्या m2 है। तो इनके मास के इन्होंने सबसे पहले तो कहा प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। और दूसरा नंबर, यहाँ तक समझ में आया कहानी? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही चीज़, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, किसके होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उनके बीच का डिस्टेंस मान लो यहाँ r है, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। तो इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, देखो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इनके बीच का डिस्टेंस r के स्क्वायर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में 2 चीज़ मेन है। आपका समझ में आया इतना? एक ये हाँ, और सिंपल से अपने लैंग्वेज में समझ लो, ब्रह्मांड में हर वस्तु एक दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर जिस बल के द्वारा खींचती है, वह बल है ना, वह फोर्स किसके प्रोपोर्शन में होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों वस्तुओं के जो भी मास होगा उनके प्रोडक्ट के, मतलब मल्टीपल के प्रोपोर्शनल डायरेक्ट होगा, है ना। इसका मतलब इन दोनों का मास ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर मास कम तो प्रोडक्ट भी कम। और उनके बीच के डिस्टेंस, ये कह रहा है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस का स्क्वायर r हो गया, r का स्क्वायर इनवर्सली मतलब इनवर्स भाई उल्टा कर दो तो 1/r और यहाँ प्रोपोर्शनल तो साइन रहेगा ही, प्रोपोर्शनल साइन होता है। अब ये दो चीज समझ में ना है, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर है ये। अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ? जब इन दोनों कंबाइन किया जाएगा तो एफ हो जाएगा प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 और अपान नीचे आर स्क्वायर है, तो अपान क्या हो गया आर स्क्वायर। अब देखो उनके मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है और 1/, अरे भाई m1 m2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा ना। वो तो वही ये फाइनली हमें ये मिला है ना। और ये कभी भी जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, वहाँ पर क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो यहाँ देखो कांस्टेंट जी का प्रयोग हुआ है, इन्होंने आप m1 m2 ऐसे मान लो समझने के लिए, है ना। तो ये देखो जी का प्रयोग का, और यहाँ जी क्या है? कांस्टेंट है। जी क्या है? कांस्टेंट है। तो फाइनली ये तुम्हारा मिला। अब जब जी का तुम मान निकालोगे, जी का मान निकालोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2, ये हो जाएगा ना। जब जी का मान निकालोगे m1 m2 उधर जाएगा, तो यहाँ कैपिटल जी इज इक्वल टू m1 इंटू m2 और अपान क्या हो गया? r का स्क्वायर। ये लेकिन ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में नीचे जाएगा। हाँ तो नीचे ही तो अच्छा है, सॉरी हाँ ठीक, यहाँ पर हाँ नीचे आएगा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर, और ये जब इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा नीचे हो जाएगा, तो अपन क्या हो गया m1 इंटू m2। फाइनली ये तुम्हारा मिला। यही चीज़ है तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या है? और ये जो एफ है ना, इसको कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। इसको कहते हैं क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। डन है ना। अब इसके अगर पूछ लिया जाए ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो एफ का यूनिट क्या है? न्यूटन, और आर का मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये हो गया है ना इसका यूनिट। और इसका मान फिक्स होता है, जी का मान तो आप पढ़ाए नहीं। हाँ अभी फोर्स नहीं पढ़ाया गया अभी, तब तक ऐसे समझ लीजिए कि फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। और दूरी का तो पता है डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, मास का किलोग्राम स्क्वायर, ये पता है। डन हुआ ना। अब जैसे देखो यहाँ देखो जी का मान ये फिक्स होता है, ये करें देखो एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसका मान हमेशा फिक्स रहेगा। और जी का मान कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डन है ना। अब क्वेश्चन कैसे आता है? ये ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो मास दे दिए है ना, ये हो गया m1 तुम्हारा, ये क्या हो गया? m1 हो गया। एंड डेट द मून, और मून का मास, ये मून का मास ये हो गया तुम्हारा m2 हो गया, ये m1 हो गया, ये क्या हो गया? m2 हो गया। दो चीज़ मिला। फिर कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन, उनके बीच का डिस्टेंस ये r हो गया, r भी मिल गया, ये तुम्हारा r हो गया। g का मान पता है, g का मान पता है। फिर ये पूछ क्या रहे हैं? फोर्स बताओ, मतलब f का मान बताना है। अब बताओ सबको सबके m1 m2 r और g पता है, तो क्या f का मान नहीं निकाल पाओगे? बताओ f का मान नहीं निकाल पाओगे भाई? फार्मूला यही तो था, देखो फार्मूला ये था। लेकिन आपको याद क्या रखना है? जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको कैपिटल M आप मान लो, m1 m2 मान लो, है ना, इसको r मान लो आसानी के लिए, या d भी मान सकते हो। r हो गया, किलोमीटर से मीटर में चेंज कर देना, है ना, सबको एक ही, क्योंकि जो यूनिट था जी का यूनिट जो था न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना। तो किलोमीटर यहाँ देखो किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। समझ में आए? ये क्वेश्चन कर लोगे भाई। m1 का मान पता है, m2 का मान पता है, r का मान पता है, g का मान पता है, f का मान निकालना है। तो फार्मूला ये है। ये कैसे आया अभी आपने पूरा देखा, समझ में आया? कर लोगे ना। ये क्वेश्चन करके, सॉरी भाई थोड़ा सा जबान फिसल गई यार, है ना। ये क्वेश्चन करके दिखाना है, समझ में आया? चलो, तो इस ऐसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, लेकिन इसके लिए ये तो समझना ही होगा ना जो अभी बताया गया। आर्यन समझ में आया तुमको?
चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ सब लोग, ये क्वेश्चन करने के बाद जाना है, ठीक। और ये क्वेश्चन जो है आपके बुक में है, कर लेना।